तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल, और आज मैं लेकर आया हूं दूसरा पार्ट। इससे पहले आपने पहला पार्ट का वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो पहले पार्ट की तैयारी आप कर लीजिए। और मैंने ठाना है कि इस बार यूट्यूब पर आप सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये मेरा वादा है आप सभी से। भूगोल में टोटल 11 चैप्टर होते हैं मानचित्र अध्ययन लगा करके। उसमें से कम दूसरा चैप्टर एक पहला मैंने कल पढ़ाया, दूसरा आज ये है। 10 वीडियो में 10 चैप्टर खत्म। इसलिए आप लोग को अगर तैयारी करनी है बिहार बोर्ड 2027 के लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट एक प्यारा से जरूर करिएगा। मेरे भाइयों और मेरे बाबुओं, जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरे भोले भोले भाई बहनों, आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं कि पूछो मत। मैं भूगोल की हर किताब के हर बिंदु को, हर चीज को मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर अगर नहीं देखेंगे तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर इसका क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया होगा और व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अब हम लोग का सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है भूमि संसाधन। क्या नाम है बाबू? भूमि संसाधन। अब हम सभी जानते हैं आप कहाँ पे रहते हो? भूमि पे। आपका घर कहाँ है? भूमि पे। सड़क कहाँ है? भूमि पे। तो दुनिया की तमाम चीजें है कहाँ? तो भूमि पे। तो याद रखना है कि भूमि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है बाबू? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यानी भगवान ने हमें ये दिया है, ईश्वर ने बनाया है प्रकृति। यानी कहने का मतलब जो प्रकृति है होती है उसको हम गॉड गिफ्ट मानते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मानव जीवन तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियां भूमि पर ही निर्भर करती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि दुनिया के तमाम जो कार्य होते हैं, चाहे मानव का जीवन है, चाहे उद्योग है, फैक्ट्री है, कल है, कारखाना है, ये सभी चीजें कहाँ होती हैं? तो भूमि पर ही होती है। तो अगर आपसे कोई भूमि के बारे में पूछेगा तो क्या कहिएगा? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग भूमि पर तमाम तरह की क्रिया करते हैं, यही हम लोग जीवन यापन भी करते हैं, यहीं पर हम सारी कमाई भी करते हैं, फैक्ट्री भी लगाते हैं, उद्योग भी लगता है, कल कारखाना भी लगता है। ठीक है, अब है भूमि पर क्या क्या होता है आश्रित, यानी भूमि पर क्या क्या होता है। तो मान लो एक लैंड है, इस लैंड पे क्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इस पे वनस्पति होते हैं, यानी पेड़ पौधे होते हैं, इस पे जीव रहते हैं, इस पे मानव की बस्ती होती है, यहीं पे खेती होता है, यहीं पर उद्योग होता है, यहीं पे परिवहन होता है, यहीं पर संचार की व्यवस्था होती है, यानी इंटरनेट से लेकर के आपको डाक सेवा तक सभी चीज़ें, दूरदर्शन, टीवी, सभी इसी पे होता है, सभी भूमि पर ही जो है आधारित है। ये आपने पहला बात समझ गया होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि भूमि कैसा संसाधन है, तो याद रखना है भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो भूमि क्या है बाबू? आपने समझ लिया कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे वन्य जीव रहती है, मानव बस्ती है, कल कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर कहीं पे स्थापित करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। ठीक है, तो आप इस भूमि के बारे में समझ गए होंगे कि भूमि जो है बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट भूमि के बारे में पढ़ने के लिए। अब है भूमि संसाधन के अलग अलग फिजिकल स्वरूप होते हैं, यानी भौतिक स्वरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि भूमि जो होता है अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, भूमि का अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहला बाबू, सबसे पहला जो भूमि का स्वरूप होता है वो होता है माउंटेन, यानी पर्वत। यानी कि पर्वत भूमि का जो स्वरूप है, यानी रूप जो है उसका अलग अलग होता है। सबसे पहला रूप क्या है बाबू? तो सबसे पहला जो रूप है वो क्या होता है? तो माउंटेन होता है। क्या होता है बाबू? पीछे पीछे बोलिए, माउंटेन होता है। ठीक है, तो हमारे भारत में लगभग 30%, कितना? 30%, यानी 100% अगर भूमि है, लैंड है, तो उसका 30% जो है, 30% वो क्या है? तो पर्वतीय भाग है। वो क्या है? तो पर्वतीय भाग है। समझ में आई ना? वो क्या है? तो पर्वतीय भाग है। ठीक है, अब इस पर्वत पर सर जी क्या होता है बाबू मेरे? पर्वत पे वन होता है, पर्वत में ही खनिज होते हैं। खनिज का मतलब जो भूमि के अंदर से जो कुछ निकलते हैं ना, धातु वगैरह, उसको क्या कहते हैं? खनिज। यहीं पे जीवाश्म होता है, यानी हजारों लाखों वर्ष पहले इसी पहाड़ पे खुदाई के क्रम में जो है पेट्रोल के बारे में पता चलता है, कोयला के बारे में पता चलता है। समझ में आई कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और ये एक ऐसी नदियाँ ऐसी होती हैं जिस होकर 12 महीना जो है, इस होकर पानी जो है कहीं ना कहीं से पानी इसमें बहती ही रहती है, कहीं ना कहीं से 12 महीना इसमें नदी कि पानी जो है वो बहती ही रहती है। और पहाड़ पर सबसे ज़्यादा एक वर्ड है पर्यटन। बाबू जब किसी पर्वत पर, जैसे आप बिहार में होंगे तो जानते होंगे राजगीर जानते होंगे। राजगीर पर क्या किया गया है बाबू? पर्वत पे ग्लास ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ग्लास ब्रिज। ठीक है ना, ग्लास ब्रिज बनाया गया है।
ग्लास ब्रिज बनने से क्या होता है, तो पर्वत पे लोग घूमने आते हैं, फोटो खिंचवाने आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पर्यटन। क्या कहते हैं बाबू, पर्यटन। तो आपसे अगर पूछ दे कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत का क्या महत्व है, तो पर्वत से हमें वन प्राप्त होते हैं, पहली बात है। पर्वत से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, पर्वत से हमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। इसके आगे आप इसकी विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे 12 महीना जो है 12 नदियाँ बहती रहती है। और नेक्स्ट पूछेगा और क्या, ये किस किस विकास में संभव है, तो ये पर्यटन के विकास के लिए, ये पर्यटन यदि घूमने के लिए लोग आएँ, इसके लिए काफ़ी सहायक होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार ओम नमो पार्वते नमः हर हर महादेव मैसेज कर दीजिए, एक बार हर हर महादेव। आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, खूब तैयारी करिए। अब जो है यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। पर्वत के बाद बाबू क्या है, पर्वत के बाद है पठार। ठीक है, पठार हमारे यहाँ कितना है, 27%। ये थोड़ा सा आकृति में पहाड़ से छोटा होता है। आपने देखा ये क्या है, तो ये है पठार। ये क्या है बाबू रे, पठार है। और मैदान तो जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये क्या है, तो मैदान है। तो यानी पठार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पठार में क्या क्या होता है, तो पठार में भी खनिज पाए जाते हैं। पठार में भी क्या पाया जाता है बाबू रे, खनिज पाया जाता है। ये कितना परसेंट है हमारे यहाँ, 27% है। यानी भूमि के स्वरूप में पहला पहाड़, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। तो आपको याद रखना है कि पठार कितने हैं, तो 27%। कितने हैं बाबू रे, 27%। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें खनिज है सर जी, जीवाश्म ईंधन है सर जी, वन है, ठीक है ना, वन संपदा है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, वन संपदा यानी वन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पे सबसे अधिक काम खुदाई का होता है, और खुदाई होता है, और उद्योगों का विकास अधिक होता है। यहाँ पे पठार के जहाँ भी पठार रहता है, वहाँ पे खनन का कार्य होता है, यानी खुदाई का काम होता है। और खुदाई होने के बाद जो कच्चा माल निकलता है, उससे उसी के आसपास क्या बनता है बाबू, तो फैक्ट्रियाँ लगती हैं। क्या लगता है बाबू रे, तो फैक्ट्रियाँ लगती हैं। आई बात समझ में। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है बाबू, वो है मैदानी भाग। क्या है, मैदानी भाग। अब मैदानी भाग क्या है बाबू, देखिए 43% भाग में जो है मैदान है, यानी सबसे अधिक मैदान ही है। सबसे अधिक मैदान जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस गांव में हम लोग रहते हैं, वो क्या है, मैदानी भाग है। मैदानी क्षेत्र कैसा होता है, तो मैदानी क्षेत्र समतल होता है। ये उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन ये क्या होता है, समतल होता है। यहाँ मैदान में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो मैदान में हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। यहाँ पे हम लोग कृषि करते हैं, उद्योग भी लगाते हैं। जैसे पंजाब साइड में जाइएगा, हरियाणा साइड में जाइएगा, तो यहाँ फैक्ट्रियाँ भी होती हैं, और इसी मैदान पे सड़कें भी होती हैं, है ना। और यहाँ पर ही मानव का बस्ती भी होता है। और इस सब चीज़ के लिए सबसे अच्छा कौन होता है, मैदान। यानी मैदान जो होता है, वहाँ पे भूमि समतल होती है, उपजाऊ होती है, वहाँ लोग वास करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, और तमाम तरह की क्रियाएं हम लोग मैदानी भाग में ही करते हैं। समझ में आई बात। आपको ये अच्छा लगा होगा, पठार और मैदान और पर्वत, आपने ये तीनों समझ लिया। पहले भूमि, फिर भूमि का स्वरूप। अब हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा आगे, यानी थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे अब कि मृदा किसे कहते हैं। यानी मृदा का मतलब होता है सॉइल। सॉइल अंग्रेजी में मिट्टी कहते हैं। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला जो परत होता है बाबू, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला जो परत होता है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला जो परत होता है यहाँ पे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो मृदा कहते हैं, जिसमें ह्यूमस होती है। क्या होती है बाबू, जिसमें ह्यूमस होता है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस। ठीक है, इसके नीचे ये भाग है, ऐसे ही नीचे भाग है, देख रहे हैं, ऐसे ही नीचे भाग है। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत जो होती है, पतली परत जो होती है, जिसमें छोटे छोटे खनिज के कण भी होते हैं, छोटे छोटे खनिज के कण भी होते हैं, जैविक पदार्थ ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस जो कि सबसे अधिक पौधा को अगर विकसित करना है, खेती में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है, तो वो ह्यूमस होता है। पानी और हवा से मिलकर बनी होती है। ह्यूमस कैसे बनता है, जब यहाँ पे पानी और हवा लगता है, और जब यहाँ पे सड़ता है, जड़ घास सब सड़ता है ना, सड़ने गलने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, तो ह्यूमस बनता है। क्या बनता है बाबू रे, ह्यूमस बनता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत जो छोटे छोटे खनिज कणों, जैविक पदार्थ, पानी और हवा से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसको ऐसे याद रखना है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो काफ़ी उपजाऊ होती है, जो कि हवा, पानी और खनिज लवण से बनता है,
खंड के छोटे कणों से मिलकर बनता है, उसे हम मृदा कहते हैं। मृदा क्या करता है बाबू? तो मृदा सबसे पहले पौधों में वृद्धि करता है। मृदा के कारण ही हम लोग खेती कर पाते हैं। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो हम खेती कैसे कर पाएंगे? तो मृदा जो होती है वो दो चीज़ों के लिए, किसी भी पेड़ पौधों को आगे बढ़ाने के लिए, साथ में खेती बाड़ी करने के लिए, दोनों चीज़ के लिए जो है मृदा आवश्यक होता है। अब मिट्टी बनता कैसे है बाबू? कोई भी मिट्टी बनने में 3 क्रिया होती हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह से मिट्टी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है और कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में भी कम से कम हजारों से लाखों, यहाँ ध्यान देना है आपको, इस बात को ध्यान दीजिए, हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कोई भी मिट्टी जो बनती है उसको बनने में हजारों से लाखों वर्ष लग जाता है बाबू। मृदा का निर्माण कैसे होता है मुख्य रूप से? ये यहाँ देखिए, चट्टान के टूटने फूटने से, पहला लाइन याद रखिए, चट्टान के टूटने फूटने से, सूर्य की गर्मी, वर्षा, हवा और पानी के, सूर्य की गर्मी, वर्षा, हवा और पानी से, ये दूसरा लाइन याद रखना है। चट्टान क्या होते हैं? तो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। यानी मिट्टी जो बनता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनता है। और चट्टान कैसे टूटता है बाबू? तो चट्टान टूटता है कैसे? सूर्य की गर्मी से, वर्षा से, हवा से और पानी से। कैसे कैसे टूटता है चट्टान? सूरज की गर्मी से, वर्षा से, हवा से और पानी से। और ये चट्टान जब धीरे धीरे टूट जाते हैं तो इसके साथ ही पौधे और जीवों के सड़ने गलने से, यानी पौधा और जीव जंतु के सड़ने और गलने से मिट्टी में क्या होता है? तो ह्यूमस पैदा होता है। जब बाढ़ में आपने देखा होगा, जब बाढ़ आती है ना तो पूरे खेत को डुबा देती है। जब खेत सूखता है ना तो अजीब सा वो काला काला और छाली की तरह उसके ऊपर पड़ा रहता है, उसी को ह्यूमस कहते हैं, क्योंकि वो पानी भी सड़ा गला होता है। न जाने कितने जीव जंतु पौधे सड़ गल के पानी में आते हैं और वही मिट्टी में रह जाते हैं। तो मिट्टी को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? तो ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ह्यूमस। सबसे अधिक उपयोगी क्या होता है मिट्टी के लिए? ह्यूमस। अगर कोई खेतीबाड़ी करने वाला है तो सबसे जरूरी क्या होता है? ह्यूमस। ह्यूमस बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? तो मिट्टी में सड़ा गला चीज डालते हैं जिससे कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि मिट्टी कैसे बनता है। तो मिट्टी कैसे बनता है बाबू? सबसे पहले मिट्टी बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। यह चट्टानों के टूटने से बनता है और चट्टान सूर्य की रोशनी, हवा, पानी की सहायता से टूटता है। फिर ये छोटे छोटे कण सड़े गले पौधों और जीवों के सड़ने गलने से ह्यूमस बनाते हैं और इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है। आप इसको 2-3 बार पढ़ लो। मैं कहता हूं आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो वॉच कर लेना है। मैं कहता हूं दोबारा पढ़ना है, क्योंकि मैं जानता हूं 2 बार पढ़ लेने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं अगला देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगला है कि हम लोग जहां रहते हैं ये भारत देश है। इस भारत देश में आप याद रखिएगा कि भारत में कुल 6 प्रकार के मिट्टी होते हैं। कितने? 6 प्रकार की मृदा होती है। ठीक है, सबसे पहले मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। क्या है बाबू रे? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं? देखिए, जो बहुत ही उपजाऊ हो और जो पानी के साथ बहता हुआ आए और साइड में जो गाद अवक्षेप जमा कर देते हैं। ये कैसे बनता है? अवक्षेप से। यानी ये कैसे बनता है? अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है जब पानी अपने साथ गाद को लाती है ना तो जमा कर देती है साइड में, तो उसको क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, अब ये देखिए, ये आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ऐसे कि इसमें से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है इस सभी मिट्टी के बारे में। पहली बात विशेषता, तो ये बहुत उपजाऊ होती है। पहली बात विशेषता, ये बहुत उपजाऊ होती है। पूछेगा कि आखिर जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ कैसे बनता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी के मैदानों से जब छेप आता है उसी से क्या बनता है? तो हमारा जलोढ़ मिट्टी बनता है। पूछेगा इसका वितरण ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी के मैदान में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी के मैदान में। आपको पूछेगा कि भारत में इसका वितरण कुल कितना है? तो याद रखिएगा 6.4 करोड़ हेक्टेयर में जलोढ़ मिट्टी है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में ये मिट्टी है। अब इस जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है ये भी पूछता है एग्जाम में। पोटास, चूना और फास्फोरिक अम्ल।
ठीक है, मैं आपके बुक, आपका जो बुक होगा आप उसको निकाल के देखना, एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। मैं पूरी किताब को पढ़कर एकदम सही से शानदार नोट्स आपके लिए तैयार किया है और उसको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरी बहुत मेहनत किया है, 2 से 3 घंटा रात में जग जग कर मैं बनाता हूं। तो प्लीज मेरे भाइयों, मेरे बाबुओं, मेरे बच्चों, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए और लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, प्लीज प्लीज प्लीज, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है, छोड़ना नहीं है। ऐसे चैनल को कैसे छोड़ सकते हो? इतनी शानदार पढ़ाई आप लोगों को मैं दे रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको मैं याद करवा रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके पास रहेगा, ठीक है ना। बस 10 से 11 वीडियो में पूरा भूगोल का टेंशन खत्म। कोई टेंशन नहीं करने का, यहां टेंशन लेने का नहीं, टेंशन दूसरे को देने का, समझे कि नहीं। अब देखो, वितरण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी के मैदानों में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में ये जो है मिट्टी पाई जाती है लगभग। इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस। सब पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा फसल होता है, तो धान, तब क्या होता है गेहूं, तब क्या होता है गन्ना, मक्का और दाल। इतने सारे फसल जो है इसमें होते हैं, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन, दलहन मतलब दाल। अब जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, खादर, तो याद रखना है, जो नया होता है, जो नया होता है ना बाबू, जो नया जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं, खादर, और जो पुराना जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बांगर। खादर और बांगर, खादर और बांगर। और इसको बिहार में यानी उत्तर बिहार में याद रखना है, इसको उत्तर बिहार में इसका नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बाबू रे, दियारा, दियारा क्षेत्र भी कहते हैं। उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ये जलोढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो दियारा। पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर। नए जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर। ये सारी बातें आपको याद रखना है। जलोढ़ कितने प्रकार का, 2। इसका वितरण बताइए कहाँ कहाँ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये कितने हेक्टेयर में है। ये सारी चीजें आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला पढ़े हैं, अब दूसरी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जलोढ़ मिट्टी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का है ये काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में देखिए, सबसे पहले काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी, ये आप याद रखिए। इसको ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोक कर रखती है, यानी इसमें जल्दी जो है पानी सोखता नहीं है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और दक्षिण भारत के पठारी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। वितरण सबसे अधिक है बाबू, याद रखिएगा। पूरे भारत में ये कितना करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है, तो पूरे भारत में ये 7.4 करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है। अब काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें चूना, लोहा और मैग्नीशियम पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लोहा किस मिट्टी में पाई जाती है, चूना किस मिट्टी में पाई जाती है, लेकिन इसमें लोहा की मात्रा उतनी अधिक नहीं पाई जाती है, ठीक है, थोड़ा कम पाया जाता है। अब क्या है, मुख्य फसल, इसमें कपास होता है, गन्ना होता है, तंबाकू होता है, गेहूं होता है और आदि। और इसको मैंने अभी आपको बता दिया, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तीसरा नाम क्या होता है, ब्लैक कॉटन, दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, पहला नाम काली मिट्टी। आप समझ में आ रही है आपको, आप एक बार पढ़ लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बाबू, देखिए लाल या पीली मिट्टी, देखिए इसमें लोहे की मात्रा अधिक होने से इसका रंग लाल होता है, यानी ये लाल मिट्टी ये हो गया, देख सकते हैं आप, ये लाल मिट्टी है और इसका रंग कैसा होता है बाबू रे, लाल होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हमारे दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी इसको कहते हैं। याद रखिएगा, ये कितने करोड़ हेक्टेयर में है, तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर में लाल मिट्टी है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर में लाल मिट्टी है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, लोहा अधिक पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाता है, यानी लोहा, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल उगते हैं, बाजरा, मूंगफली, दाल और कपास। बाजरा, मूंगफली, दाल और कपास, ठीक है, इस मिट्टी में पाई जाती है, लाल या पीली मिट्टी में, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट चौथा मिट्टी देखना है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कुछ इस तरह का होता है, आप लोग देखते होंगे, थोड़ा सा हार्ड इसका सरफेस होता है, ये हार्ड सरफेस होता है ये, ठीक है ना, इसको कहते हैं लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी अधिक वर्षा और गर्मी वाले क्षेत्रों में होता है। 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होती है वहां, और बहुत अधिक जहां पे गर्मी पड़ती है उस क्षेत्रों में ये मिट्टी बनती है, ठीक है। यह कहाँ कहाँ है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिमी घाट में ये भूमि है। लेकिन ये ऐसी भूमि बहुत कम पाई जाती है, मतलब लगभग
1.3 करोड़ हेक्टेयर में ये भूमि पाई जाती है। इस भूमि में क्या पाया जाता है? तो इस भूमि में लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। और पूछेगा ऐसी भूमि में कौन सी फसल होती है? तो चाय, कॉफी, रबर और नारियल की खेती ऐसे में जगह पे होती है। किसकी? चाय, कॉफी, रबर और नारियल। चाय, कॉफी, रबर और नारियल, ठीक है, ऐसी मिट्टी यहीं पे पाई जाती है। अब देखते हैं इससे अगला, पांचवा जो हम लोग का है मरुस्थलीय मिट्टी। आपने देखा होगा रेत ही रेत देख रहे होंगे आप, ऐसा तो आपने भी सिनेमा में देखा होगा। मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है? यह मिट्टी रेतीली होती है और इसमें नमी बहुत कम होता है, बहुत कम नमी होता है। और राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय भाग में, यानी मरा हुआ स्थल जिसमें कोई जान न हो, ऐसे क्षेत्रों में राजस्थान में और गुजरात में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य तत्व क्या होता है? इसमें दो ही चीज होता है, नमक और चूना। और इसमें कौन सी फसल हो सकती है? बाजरा, ज्वार और गेहूं, वो भी पटवन से, बिना पटवन के नहीं होने वाला है। धान तो इधर होगा ही नहीं। तो इस तरह हमने 5 मिट्टी पढ़ा। अभी भी हम लोग का एक मिट्टी बाकी है। देखो एक मिट्टी क्या है हम लोग का, और हम लोग का पर्वतीय मिट्टी। ये पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी के बारे में याद रखना, यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पे? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ अधिक होते हैं, यानी जैविक चीजें इसमें अधिक होती है। खास करके ये कहां है? हिमालय में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में। हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है बाबू। इसमें सबसे ज्यादा मैंने जो बोला ह्यूमस पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इसमें? ह्यूमस। यही ह्यूमस क्या कहलाता है? जैविक पदार्थ। और इसमें क्या क्या होती है? यहाँ भी चाय की खेती होती है, कश्मीर वगैरह में फल, सेब की खेती होती है, मकई की और आलू की। ऐसे मिट्टी में यही सब होते हैं, चाय, सेब, मकई और आलू। ठीक है, और इस तरह हमने 6 मिट्टी के बारे में पढ़ा है। आपको इस मिट्टी के बारे में क्या पूछ सकता है? आपके एग्जाम में मिट्टी के वितरण के बारे में पूछ सकता है। किस मिट्टी में क्या पाया जाता है ये पूछ सकता है। किस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है ये पूछ सकता है। और इसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, भूमि के उपयोग के बारे में, लैंड के यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए भूमि का उपयोग जो होता है, भूमि के उपयोग, उसका जो उपयोग होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। कितने चीजों पे आश्रित है? 2 चीजों पे आश्रित है, कारक है उसका। पहला है भौतिक कारक, यानी इसमें भूमि की आकृति, जलवायु और मृदा शामिल होते हैं। सबसे पहले फिजिकल जो कारक होते हैं मिट्टी का, भौतिक कारक, यानी भूमि उपयोग को मुख्य रूप से 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। यानी भूमि का उपयोग किस तरह से होगा, कैसे भूमि को लोग उपयोग करेंगे, इसका बात 2 बात पे मैंने रखता है। पहला बात है भौतिक कारक। इसमें हम लोग को ये देखना रहता है कि भूमि की आकृति कैसा है, जहां भी भूमि है वहां का जलवायु कैसा है, वहां पर मिट्टी कैसा है। हाँ, ये प्राकृतिक परिस्थितियां भूमि के उपयोग को प्रभावित करती हैं। अब मान लीजिए कहीं अच्छा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो वहां पे लोग अधिक वास करेंगे, अधिक खेती बाड़ी होगा। अब मान लीजिए जहां पे लेटराइट मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है, वहां पे खेती बाड़ी उतनी नहीं अधिक हो सकती है। फिर मैदानी भाग में जो मिट्टी है वहां पे खेती बाड़ी अधिक होगी। तो मतलब भूमि की आकृति, मौसम कैसा रहता है, अधिक गर्मी पड़ता है तो भाई वहाँ पे बहुत सारा फसल नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है, वहाँ भी बहुत रंग का फसल नहीं हो सकता है। तो यानी कि भूमि की आकृति, उसके बाद जलवायु और कैसी मिट्टी है, इन सब चीज़ों से ही भूमि पर लोग उपयोग करते हैं। जहाँ जैसा मिट्टी, जैसा भूमि, जैसा जलवायु, उसी हिसाब से उस भूमि का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है मानवीय कारक। इसमें जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा आदि शामिल होते हैं। जैसे हम जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ कि जिस भूमि के आसपास बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन, बहुत जनसंख्या है, वहां पर भूमि का उतना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा होगा। क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा जनसंख्या तो बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा होगा। तकनीकी क्षमता, लोगों में जितना अधिक टेक्निकल नॉलेज होगा, लोग उतना ज्यादा उस एरिया को कवर करके रखेंगे। जैसे बेंगलुरु को देख लीजिए, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु के चारों तरफ आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो कंप्यूटर का होता है उसका पार्क बना हुआ है। तो समझ सकते हैं तकनीकी क्षमता के अनुसार बेंगलुरु जो है पूरे बेंगलुरु को घेरा हुआ है जमीन को। संस्कृति और परंपरा, अब हम लोग देखिए गांव में निवास करते हैं तो हम लोग का अपना एक संस्कृति है, अपना परंपरा है, तो अपना उस हिसाब से हम लोग गांव में घर बना के भूमि का उपयोग करते हैं और रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है हम लोग मानवीय कारक में ये हो जाएगा और भौतिक कारक में ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि भारत का कुल कितना क्षेत्र में जो है पूछेगा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ये एकदम याद रखिएगा, VBI रहता है ये सब।
तो याद रखना है 32.8। लेकिन इसका लगभग 93% भाग का ही जो है आंकड़ा अभी तक हम लोग का आया है कि अभी भारत में कुल भूमि का लगभग 93% भाग का ही उपयोग हो रहा है। बाकी 7% भूमि के बारे में अभी तक सर्वेक्षण ही नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ नहीं पता चला है। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में अधिकृत और चीन अधिकृत क्षेत्र जो है, पाकिस्तान हुआ ना, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके को क्या कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत। यहाँ पर और यहाँ पर जो भूमि है इसका अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जिससे नहीं पता चल रहा है कि कितना भूमि का उपयोग और होती है। अभी तक पूरा टोटल भूमि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में भूमि है, ठीक है। और 32.8 लाख है, उसमें इसका लगभग 93% भाग का ही भूमि उपयोग, यानी इतना भूमि में से मात्र 93% भूमि का ही उपयोग के बारे में अभी तक आंकड़ा पता चला है। बाकी भूमि के बारे में अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि वो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत है और चीन के अंतर्गत है। तो इस तरह से हमने देखा कि भूमि का उपयोग लोग किस किस हिसाब से करते हैं, कैसे भूमि का उपयोग प्रभावित होता है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं बाबू फटाक से, मृदा अपर्दन। ऐसे मैं बच्चे को बताता हूं कि जब मृदा ऊपरे ऊपरे दंदना के चलने लगे उसे क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन। इसका मतलब ये होता है कि मृदा का मतलब बहना, मृदा का बहना, मृदा का जाना, मिट्टी का उड़ना, मिट्टी का बह जाना क्या कहलाता है, मृदा का अपर्दन कहलाता है। यानी मिट्टी के कटाव और बह जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। अब ये मृदा अपर्दन का कारण क्या है, बहुत ज्यादा सघन कृषि, बहुत ज्यादा माल जाल चरता हो, बहुत ज्यादा घर द्वार बन रहा है, इन सब चीजों से क्या होता है, बहुत घनगर खेती हो रहा है, मिट्टी में जोत कोर हो रहा है बार बार, तो मिट्टी बहबे करेगा, दहबे करेगा। ज्यादा माल जाल चल रहा है तो मिट्टी का जो गठन है उसको लूज कर देगा। ज्यादा मकान तकान बनाएंगे तो मिट्टी को रेबे करेगा, है ना। और अन्य मानव बहुत सारा ऐसा काम करता है जिसके कारण मिट्टी बह जाती है। अब इसका क्या हो रहा है कि मृदा अपर्दन से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, यानी कि भूमि का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, भूमि है मान लो, इसका ये ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग, इसी में सब शक्ति रहता है, इसके ऊपर वाले भाग में ही सब शक्ति रहता है, ठीक है ना, इसी में उर्वरता रहती है। लेकिन जब ये मिट्टी के कटाव करके आता है, इसका ऊपर का भाग जब दह के चला जाता है, इसका ऊपर का भाग, तो ये क्या करता है, अपने साथ उर्वरा को भी लेके भाग जाता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी काफी कमजोर हो जाती है और मरुस्थलीकरण के कारण रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्टी के नीचे वाला भाग जो होता है वो उतना ज्यादा ही उसमें ह्यूमस होता नहीं है, तो क्या होता है, बलुआ हो जाता है, जमीन बालू की तरह हो जाता है। जिससे आपने देखा होगा कि हर गांव में धार है, धार का मतलब क्यों उसका नाम धार रखा, धार में बालू है, काहे बालू है, हर साल धार में बाढ़ आता है, अब बाढ़ के कारण सब पानी लेके चला जाता है माइट को, तो क्या हो गया, जमीन बलुआ हो जाता है। अब समझ में आया। तो यही मृदा अपर्दन से एक घटना होती है, क्या होती है कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और चारों तरफ मरुस्थलीय रेगिस्तान बन जाता है। ये क्यों होती है मृदा अपर्दन, सघन कृषि से, अति पशुचारण से, भवन निर्माण से। अब ये कारण हुआ, लेकिन इसका मेन कारण ये नहीं है, इसका मेन कारण है बाढ़, है ना, हवा सब आती है, देखते होंगे नहर पे खूब गर्दा उड़ते रहता है, तो क्या हुआ, मृदा अपर्दन इसी को, ये जो है ये मिट्टी को कमजोर करने वाला कारण सब है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हम लोग का है मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो संरक्षण का मतलब हुआ प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा करना, सीधी बात है, सुरक्षा करना, ठीक है। अब देखो मृदा के कटाव को रोकने के लिए हमको उपाय करना होता है, उसी उपाय को क्या कहते हैं, मृदा का संरक्षण। तो आपको एग्जाम में देगा कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय को लिखें। तो आपको इसी तरह से आपको याद रखना है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाने वाला उपाय को ही मृदा संरक्षण कहते हैं, और इसके उपाय निम्नलिखित हैं। अब निम्नलिखित कैसे हैं, तो पेड़ की जड़ मिट्टी को बांधे रखती है, तो यानी कि सबसे अधिक हम लोगों को क्या करना होगा, वन रोपण करना होगा, यानी वन अधिक से अधिक लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद ढाल वाले क्षेत्रों में ढलान की तरह, जैसे देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे है, ढलान है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे घेर घेर के खेती जो किया जाता है, घेर घेर के ऐसे खेती किया जाएगा, इसको क्या कहते हैं, समोच्च जुताई, क्या कहते हैं, समोच्च जुताई, ठीक है ना। इतना दूर में हो रहा है खेती, इसको घेर दिया हुआ है, इससे घेरने से क्या हो रहा है कि ढलान वाले जमीन में इसको घेर घेर के रखते हैं, तो ज्यादा पानी से मिट्टी बहता नहीं है। तो ढाल वाले क्षेत्रों में ढलान के समानांतर जुताई करने से मिट्टी का कटाव कम होता है, जिसको क्या कहते हैं, समोच्च जुताई, ठीक है। अब है पट्टिका कृषि, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र, यानी हवा में से जहां पे ज्यादा माइट उधियाता हो,
पवन अपर्दन का मतलब हवा द्वारा माइट का बह जाना। वहां पे क्या करता है, फसलों के बीच में घास या पौधों की पट्टी बनाई जाती है। यानी फसलों के बीच में दोंग पट जानते होंगे ना आप लोग, देते हैं अपना सब मैथिली में, मतलब मैथिली में बिहार में दोंग पट, यानी ऐसे करके नहीं, कुदाली से दोनों साइड में दोंग पट दे देते हैं। तो क्या होता है कि बीच बीच में, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में फसलों के बीच बीच में, फसलों के बीच बीच में क्या होता है, घास या पौधा की पट्टी, घास या पौधा की पट्टी दी जाती है, जिससे कि मतलब इसे बिछा दिया जाता है काते काते, जिससे कि क्या होता है, पट्टी लगा देने से जो फसल है वो बहकर या मिट्टी बहकर नहीं जाता है। अपने सब गांव घर में भी देखते होंगे, जो मिट्टी भराता है ना, तो लोग साइडे साइडे घास लगा देता है, क्या है, जो मिट्टी के जड़ पकड़ ले रहेगा तो मिट्टी भागेगा नहीं। तो साइडे साइडे यानी फसलों के बीच में घास या पौधे की पट्टी लगाना क्या कहलाता है, पट्टिका कृषि। ठीक है। अब है रसायन का संतुलित उपयोग, यानी कहने का मतलब रसायन का संतुलित उपयोग कैसे होता है, यानी कि अगर आप किसी खेत में बार बार जो है, बार बार आप जो है मतलब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं। अगर बार बार आप दवा दीजिएगा तो क्या होगा कि खेत जो है बिल्कुल खराब हो सकता है। इसलिए उसके जगह पर आप जैविक खाद, उसके जगह पर आप जैविक खाद का उपयोग करिए, है ना, जैविक खाद का उपयोग करिए। तो जैविक खाद का उपयोग करिएगा ना बाबू, तो ठीक रहता है। जैविक खाद किसका उपयोग करिए, जैविक खाद का। यानी जैविक खाद का उपयोग करने से क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है ना वो बढ़िया रहेगी, और अगर हम लोग केमिकल का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी खराब होगी। तो चौथा पॉइंट इसका हो गया रसायन का संतुलित उपयोग। पहला बात आप समझ गए, वन लगाना है। दूसरा बात, ढाल वाले क्षेत्र में समानांतर जुताई। तीसर, फसल के बीच में घास की पट्टी। चौथा, दवा रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग। 4 गो पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या है, अब है समोच्च कृषि काउंटर। देखिए अभी जो हम बता रहे थे आपको, देखिए ऐसे है ना पूरा एकदम, देखिए आयर की तरह दिया हुआ है ना, इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, देख रहे चाय पत्ती का बागान है, ये चाय पत्ती का बागान है। देखिए ढलान है, ढलान वाला जमीन है ना, तो ढाल वाली भूमि पर ढलान के समानांतर, ढाल वाली भूमि पर ढलान के समानांतर पंक्तियों में या मेर, यानी आरी पर, मेर माने होता है आरी, ये हो गया आरी, या मेर बनाकर, यानी जब ढलान वाला जो खेत होता है उसमें इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से समानांतर पंक्ति में आयर बनाया जाता है। देखो ये आयर हो गया, देखो ये आयर हो गया, आयर हो गया, आयर हो गया, आयर हो गया, है ना, आरी बनाया जाता है, यानी बेर बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। इससे वर्षा का पानी धीरे धीरे बहता है और मिट्टी का बहाव जो है या कटाव नहीं होता है, यानी मिट्टी का कटाव इससे क्या होता है, तो नहीं होता है। किससे, तो समोच्च कृषि से। किससे बाबू रे, समोच्च कृषि से जो है ये क्या होता है, तो मिट्टी को मतलब ये जो है ना आरी, ये पानी बहता है ना, तो ये सब घेर लेता है। ये सब घेर लेने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। अब है जलाक्रांतता, ये भी बहुत मेन है जलाक्रांतता। देखिए जलाक्रांतता का मतलब ही समझ गए होंगे, अधिक सिंचाई के कारण जब कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी पटा देते हैं तो खेतों में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, और जब खेत में अधिक सिंचाई से बहुत पानी जमा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जलाक्रांतता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, जलाक्रांतता कहते हैं, जलाक्रांतता कहते हैं उसको। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है, इससे मिट्टी में लवण, जब अधिक पानी होगा तो मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी लवण और क्षारीय गुण, यानी मिट्टी में लवण और क्षार का जो गुण है वो अधिक बढ़ जाएगा। जब मिट्टी में लवण और क्षार का अधिक गुण बढ़ जाएगा तो भूमि की क्या हो जाएगी, शक्ति जो है बाबू वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भूमि की शक्ति क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ये कहाँ पे होता है, तो पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह समस्या अधिक देखी जाती है। तो जलाक्रांतता के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये एक बार आप देख लिए, अच्छे से समझा दिए। हम नेक्स्ट में लास्ट ही होगा हम लोग का, अब थोड़ा सा ही है। अब है फसल चक्र। क्या है फसल चक्र, पहले देख लीजिए फसल चक्र का मतलब क्या होता है। देखिए एक ही खेत में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। यानी एक वर्ष में एक ही वर्ष में है ना, एक वर्ष में याद रखिएगा, एक वर्ष में अगर खेत में अलग अलग फसल उगा देते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल चक्र। इससे क्या होता है, लाभ क्या है इसका, तो लाभ है कि इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरता जो है बनी रहती है, मिट्टी जो है वो कमजोर नहीं होता है। अब गांव घर में इसके लिए उपाय क्या क्या आता है, देखिए अगर गेहूं है ना, गेहूं, कपास या आलू लगातार उगाए जाएं तो मिट्टी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोले, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, गेहूं, आलू, कपास लगातार खेत में होगा तो खेत कमजोर होगा। तो लोग क्या करते हैं कि गेहूं के संगे संगे
तिल दे देते हैं, देखते होंगे तिल, दलहन यानी सरसों रैंची, सब सरसों रैंची या कोई दाल दे देते हैं, छीट देते हैं खेत में। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। या तो गेहूं के साथ सरसों लोग छीट देते हैं खेत में, और नहीं तो एक खेत में इस बार अगर गेहूं हुआ तो अगले साल उस खेत में दाल कर देते हैं, जिससे क्या होता है खेत मजबूत हो जाता है। और आपको अब कुछ एक याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो, ये एक एड्रीन नाम का एक तथ्य था आपके बुक में। एंड्रीन नाम का रसायन होता है जो मेढक की जनन क्षमता को खराब कर देता है। ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट में याद रखिएगा कि एंड्रीन नाम का एक मतलब रसायन होता है जो क्या करता है, मेढक की जनन क्षमता को बिल्कुल नाश कर देता है। और पूरे भारत में याद रखिएगा पशुधन यानी जो जीव जंतु है, यानी कि जो पशु है, ये सबसे अधिक संख्या में मिलता है और विश्व में सबसे अग्रणी देश में है कि सबसे अधिक पशु कहाँ पे पाया जाता है, तो भारत में ही पाला जाता है। इस हिसाब से हम लोगों ने पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो सही में तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, इंतजार करिएगा तीसरे पार्ट का, जल्द ही हम आने वाले हैं। लेकिन आप लोग एक काम करिए, जितने भी 10वीं में आपके दोस्त हैं जो नहीं भी पढ़ते हैं यहाँ पर हमारे से, कोई भी, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि भाई भूगोल का फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क तैयारी चल रहा है। 11 वीडियो, 11 चैप्टर खल्लास। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।